हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक जुडिशरी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा आज का टॉपिक है FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज FIR एंड हु कैन लॉज FIR। FIR कौन लिख सकता है, कौन लॉज कर सकता है, और why need of FIR। Now the question is, what is the FIR? FIR is related to the cognizable offences. Any information, any first information report related to the commission of the cognizable offences which is given to the police officer। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, दैट्स कॉल्ड द FIR, मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। Under section 154 of CRPC is related to the cognizable offences. Now the who can lodge the FIR? Any police officer, means in charge of the police station, and any police officer who is authorized by the in charge of the police station or who is authorized under the प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या तो कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज है, मान लीजिए कि वो केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई थेफ्ट का केस है, मीन्स रिलेटेड टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, NCR से रिलेटेड अंडर सेक्शन 155 में, या जो मर्डर से रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड है, तो उसमें जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या उसी के साथ का अगर भी कोई जो सुपीरियर ऑफिसर है वो FIR लॉज करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, वाई नीड द FIR। FIR की ज़रूरत क्यों है? बैलेंसिंग बिटवीन द सोसाइटी और क्रिमिनल्स, उनके बीच में बैलेंसिंग बनाने के लिए। अब अगर FIR नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अब जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो मान लीजिए किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। अब जब एविडेंस नहीं होंगे तो केस प्रूव नहीं होगा, तो जो क्रिमिनल्स है वो क्राइम करता रहेगा और सोसाइटी में क्राइम बढ़ते जाएंगे। क्राइम को रोकने के लिए सोसाइटी में ये FIR मीन्स द फर्स्ट स्टेप जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उठाया जाता है पुलिस स्टेशन में, दैट्स कॉल्ड द FIR मीन्स। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या FIR लॉज करना एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा मैंडेटरी है? वेदर द FIR इज मैंडेटरी टू लॉज FIR। क्या एक FIR, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से, मीन बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर बाउंड है FIR लॉज करने के लिए? देन द आंसर इज यस, बिल्कुल। पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू लॉज द FIR। अब यहाँ पर एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में एक केस आया था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द FIR इज मैंडेटरी बाय द पुलिस ऑफिसर। कोई भी व्यक्ति अगर FIR लॉज कराने के लिए आता है तो वो FIR मैंडेटरी है, मीन्स लॉज करना। और उसके बाद अब ये ज़रूरी नहीं है, इसमें इस केस में ये कहा गया था अंडर सेक्शन 41 रिलेटेड टू द अरेस्टिंग, सेक्शन 41A। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर FIR लॉज कराने के लिए जाता है तो उसमें FIR मैंडेटरी है। नाउ द नेक्स्ट केस इज रमेश कुमारी वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि
अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी ऑफेंस में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एफआईआर करनी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा केस है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, मीन्स द केस इज रिलेटेड टू द अंडर सेक्शन 155 रिलेटेड टू द नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई एफआईआर लॉन्च कराना चाहता है, एनसीआर लॉन्च कराना चाहता है, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पहले उसकी एफआईआर लॉन्च करी जाएगी उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पुलिस ऑफिसर मे कंडक्ट द प्री इन्वेस्टिगेशन इफ़ द पुलिस ऑफिसर इज फाउंड दैट द दिस केस इज रिलेटेड टू द एनसीआर अंडर सेक्शन 155। पहले किसी भी ऑफेंस में एनसीआर करने से पहले या एफआईआर लिखने से पहले उसमें पुलिस ऑफिसर अपनी प्री इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, मीन्स कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ये पता करने के लिए कि ये एफआईआर से रिलेटेड है या एनसीआर से रिलेटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अगर उसे लगता है कि एनसीआर है देन द लॉज एनसीआर, और अगर ये लगता है कि ये एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है देन द पुलिस ऑफिसर मे लॉज द एफआईआर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cryptic FIR. What is the meaning of cryptic FIR? Cryptic FIR means कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन तो देना चाहता है उस ऑफेंस की, लेकिन अपने आप को छिपाना चाहता है। अब सपोज यहाँ पर मान लीजिए पुलिस स्टेशन में कोई कॉल आई है दैट ए ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड दिस एंड दिस प्लेस। यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर पुलिस को कोई विटनेस मिल जाता है। अब यहाँ पर कोई विटनेस मिला और उसकी स्टेटमेंट ली। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 162 पुलिस ऑफिसर को अगर कोई भी स्टेटमेंट दी जाएगी। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो दी गई ये 162 में फॉल क्यों करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर एक विटनेस मिला और उसकी स्टेटमेंट ली और स्टेटमेंट के बिहाफ पे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेटमेंट देन द पुलिस ऑफिसर लॉज द एफआईआर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के बिहाफ पे पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉज की। एफआईआर लॉज करने के बाद इसमें फिर आगे ट्रायल चला और यहाँ पर एविडेंस का नंबर आया। अब यहाँ पर जब एविडेंस दी विटनेस ने, प्रोसिक्यूशन ने जब उसको एग्जामिन किया, प्रोसिक्यूशन ने जब उसको कोरोबरेट किया अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, एनी विटनेसेस और एनी इन्फॉर्मेंट, चाहे किसी ने एफआईआर लॉन्च कराई है उसका फिर बाद में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो जब एविडेंस देगा उसके बाद उसको कोरोबरेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 157 में। अंडर सेक्शन 157 इज अबाउट, मान लीजिए कि उसने एफआईआर में क्या कहा है। अगर यहाँ पे सपोज एफआईआर यहाँ पे होती है या फिर यहाँ पे हुआ है, एफआईआर में जो उसने कहा वही सेम वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कहेगा और उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। वो स्टेटमेंट जो एक बार पुलिस ऑफिसर को दी गई है, क्या सेम स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई है या नहीं दी गई है, वो कोरोबरेट की जाती है अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर जब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और यहाँ पर कोई विटनेस मिला, उसकी स्टेटमेंट के बिहाफ पे उन्होंने एफआईआर लॉन्च की और आगे जाके जब यही विटनेस यहाँ पर एविडेंस देता है then this statement is hit by under section 162 of CRPC। अंडर सेक्शन 162 ऑफ CRPC क्या कहता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाती है देन द स्टेटमेंट विल नॉट बी एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, तो वो स्टेटमेंट कभी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। अब यहाँ पर विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी सबसे पहले, क्योंकि स्टेटमेंट के बिहाफ पे तो एफआईआर हुई ना, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी वो हिट अंडर सेक्शन 162 में। देन इफ द स्टेटमेंट इज हिट बाय अंडर सेक्शन 162 देन द एफआईआर इज
जो एफआईआर हुई है स्टेटमेंट के बिहाफ पे, देन द एफआईआर इलीगल, एफआईआर को भी सही नहीं माना जाएगा। मे भी हो सकता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को दबाव में या अपने केस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एफआईआर जानबूझ के लॉन्च कराई हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब उसके बाद यहाँ पर जब ये पाया गया कि दिस स्टेटमेंट इज हिट बाय अंडर सेक्शन 162, देन द कोर्ट इज कॉन्शियस अबाउट द केस। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति एफआईआर लॉन्च कराने जाता है पुलिस स्टेशन में, तो उस टाइम भी तो वो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, तो उस टाइम की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एफआईआर कराई जाती है, वो अंडर सेक्शन 162 में 162 के द्वारा हिट क्यों नहीं होती, तो वो एफआईआर फिर क्यों एडमिसिबल होती है कोर्ट में। अब नाउ द पॉइंट इज, मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी जाती है पुलिस ऑफिसर को, वही अंडर सेक्शन 162 में फॉल करेगी एंड ऑल्सो फॉल अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 25 भी यही कहता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, देन द स्टेटमेंट कोर्ट में डायरेक्ट एडमिसिबल नहीं होती। अब मान लीजिए यहाँ पर जो एफआईआर कराई है किसी भी व्यक्ति ने, अब इससे पहले कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर के बाद कंडक्ट होगी ना। अब एफआईआर अब यहाँ पर एफआईआर हुई, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई और यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, तब यहाँ पर जाकर जो एविडेंस चलेगी उसके बाद ये व्यक्ति फिर मजिस्ट्रेट के सामने एविडेंस देगा। देन द दिस स्टेटमेंट इज नॉट हिट बाय अंडर सेक्शन 162, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन से पहले दी गई है। अब यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उसको इंफॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी। मैंने आपको बताया था क्रिप्टिव एफआईआर मीन्स एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पर्सन who has not intention to lodge the FIR and also who has not intention to give the statement in the course of investigation or who has not intention to give the evidences before the court। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इंफॉर्मेशन तो देना चाहता है उस ऑफेंस की, लेकिन अपने आप को छिपाना चाहता है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये व्यक्ति आया, कोई मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी पहले स्टेटमेंट ली गई, स्टेटमेंट के बिहाफ पे एफआईआर हुई, देन द स्टेटमेंट इज हिट बाय अंडर सेक्शन 162 एंड ऑल्सो हिट बाय अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। दैट्स गोल बी द क्रिप्टिव एफआईआर मीन्स इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी एफआईआर को लॉन्च करना। अब सीआरपीसी, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या किसी भी ऑफेंस में एफआईआर से पहले इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? हो सकती है। CRPC does not provide that before lodging the FIR a police officer cannot conduct the investigation। CRPC में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट FIR के उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। बट देर आर सम प्रोविजंस दैट इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्ट बिफोर द FIR देन द स्टेटमेंट विल फॉल अंडर सम एंड सम प्रोविजंस। जैसे कि अंडर सेक्शन 162 में फॉल करेगा, अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस में फॉल करेगा, जब उसको कोरोबरेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 157 में या क्रॉस एग्जामिन में जब उसको क्रॉस किया जाएगा, देन द अपोजिट पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एफआईआर। एफआईआर कितनी टाइप्स की होती हैं, कितनी प्रकार की होती है? नाउ द फर्स्ट इज 0 नंबर ऑफ एफआईआर। 0 number FIR। Second is what is the 0 number of FIR। अब मान लीजिए ये कोई पुलिस स्टेशन है और इसकी ये जुरिडिक्शन है, यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन है और उसकी ये जुरिडिक्शन है। अब यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन है और उसकी ये जुरिडिक्शन है, मीन्स ये क्षेत्राधिकार है। अब यहाँ पर कोई ऑफेंस हुआ है इस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में। अब इस पुलिस ऑफिसर को पता लगा कि यहाँ पर कोई ऑफेंस हुआ है। अब ये पुलिस ऑफिसर तो एफआईआर लॉन्च नहीं करेगा ना, क्योंकि ये जो ऑफेंस हुआ है ये मान लीजिए ये ए है पुलिस स्टेशन, ये बी है और ये सी है। ये जो ऑफेंस हुआ है ये बी पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में हुआ है। नाउ द पुलिस ऑफिसर
यहाँ पर FIR लॉज नहीं करेगा, एक सिंपल रिपोर्ट तैयार करेगा, देन द रिपोर्ट विल सबमिट इट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ बी जो पुलिस स्टेशन है उसके पास उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट को ट्रांसफ़र करेगा बी के पास से, और बी जो है यहाँ पर FIR लॉज करेगा। FIR लॉज करने के बाद फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर उसकी छानबीन करेगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज 0 नंबर ऑफ FIR मीन्स, अगर मान लीजिए ए ने कोई FIR लॉज की है, ए ने यहाँ पर FIR लॉज कर दी और ये जो ऑफेंस है ये इसकी जुडिक्शन में नहीं है। अगर ए यहाँ पर FIR करता है तो FIR को रजिस्टर्ड में मेंशन करना पड़ेगा। FIR का पर्टिकुलर एक नंबर होगा और उसके बाद फिर उसकी हर इंफॉर्मेशन, उसकी हर एक्टिविटी अपने सुपीरियर ऑफिसर को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। नाउ द यहाँ पर अगर कोई कच्ची जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैट्स कॉल्ड द 0 नंबर ऑफ FIR मीन्स इस FIR का कोई मतलब नहीं होता, ना तो ये FIR रजिस्टर्ड में मेंशन की जाती है और ना ही इसका कोई नंबर होता है। ये बी जो FIR लॉज करेगा इसका पर्टिकुलर एक नंबर होगा और ये रजिस्टर्ड में मेंशन की जाएगी, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में जो FIR जो ऑफेंस होता है वहीं पर उसकी पर्टिकुलर परमानेंट FIR होगी और वहीं से उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगी और वही पुलिस स्टेशन टाइम टू टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट में उसकी जो प्रोसीडिंग है, जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज एंटी टाइम इवेंट। एंटी टाइम इवेंट FIR। एंटी टाइम इवेंट FIR मीन्स FIR हैज़ बीन लॉज्ड बिफोर द कमिटेड ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस के घटित होने से पहले जब कोई FIR लॉज होती है, दैट्स कॉल्ड विद द एंटी टाइम FIR। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई FIR हुई है, अब FIR में मेंशन किया जाता है ना कि ये FIR 12:01 पर 6 मई को 2020 को लॉज हुई है। अब यहाँ पर और उसके बाद जो ऑफेंस हुआ है वो हुआ है शाम को 6 बजे। दैट्स कॉल्ड विद द एंटी टाइम इवेंट FIR and at this situation court will conscious about that the FIR may be fake FIR। और अगर ऐसी सिचुएशन में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब पुलिस रिपोर्ट जाती है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है, देन द जो FIR है मे बी, तो कोर्ट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन इसमें कंडक्ट की जाती है, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, दैट्स द FIR is illegal, then the court will conscious about that। Now the third is whether the FIR is privileged document, then the answer is no, the FIR is public document। FIR जो होती है वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं होता, FIR हमेशा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज बाय द चाइल्ड और बाय द लुएंटिक। क्या FIR किसी बच्चे के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है जो या तो अनसाउंड माइंड है या फिर कोई बच्चा है? नाउ द पॉइंट इज कि FIR एक बच्चे के द्वारा और एक लुएंटिक पर्सन के द्वारा लॉज की जा सकती है। वो बच्चा जो या तो 12 साल का है या 6 साल का है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो उसके द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो उनको समझने के लिए कैपेबल है या नहीं है। वेदर द FIR इज लॉज्ड बाय द चाइल्ड और बाय एनी लुएंटिक पर्सन, देन द चाइल्ड और लुएंटिक पर्सन में अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच इज़ पुट दैम। जो उसके द्वारा उससे जो पूछे गए क्वेश्चन है वो समझने में कैपेबल है या नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज डिले इन लॉजिंग द FIR। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑफेंस हुआ है और इसके 1 महीने के बाद FIR होती है या 6 महीने के बाद FIR होती है, देन द कोर्ट इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि ऑफेंस हुआ है 1 महीना पहले या मे बी ऑफेंस हुआ है 6 महीने पहले और उसकी FIR की जाती है
6 महीने के बाद। अब सपोज करो कोई रेप केसेस है, रेप का कोई ऑफेंस है, अब उसकी अगर एफआईआर 6 महीने के बाद होगी, उसमें अगर कोई प्रोसीडिंग 6 महीने बाद होगी, तो कोर्ट उसमें क्या सोचेगा, क्या समझेगा कि मे बी जो एफआईआर जो कराई गई है वो या तो थ्रेट पर्सन है, धमका कर करा गई है, या कोई इंटेंशन है विक्टिम का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल एफआईआर एंड द क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर एंड क्वेश्चनिंग FIR. Multiple FIR means where the same offences to FIR has been lodged by the police station or by the different police station. अब मान लीजिए कि कोई केस है, उसमें 2 ऑफेंस हुए हैं, छोटे छोटे 2 ऑफेंस हुए हैं, या एक छोटा हुआ है एक बड़ा हुआ है, या एक कॉग्निजेबल हुआ है एक नॉन कॉग्निजेबल हुआ है। अब उसमें अलग अलग FIR हो रखी है। नाउ द जो पर्सन है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास है। देन इफ़ द हाई कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट कि दोनों ऑफेंस किसी एक सिंगल केस में चल सकते हैं, देन द हाई कोर्ट में पास्ट ऑर्डर टू द लोअर कोर्ट, और उस ऑर्डर के बाद जो भी प्रोसीडिंग चलेगी उन दोनों केसेस की वो एक सिंगल केस में चलेगी। दैट्स कॉल्ड बी द मल्टीपल FIR एंड क्वेश्चनिंग FIR बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। ओके, नाउ ये तो है ग्राउंड्स कि FIR किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, क्यों की जाती है, किस पॉइंट पर की जाती है, क्या वो मैंडेटरी है या नहीं है, और ये कुछ पॉइंट्स है FIR के। FIR में अंडर सेक्शन 154 में जो FIR लॉन्च की जाती है, द FIR इज़ रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और जो 155 में की जाती है मीन्स NCR रिलेटेड टू द नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ओके, तो एक बार 154 को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सेक्शन 154 154 को एक बार रीड कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस मीन्स 154 इज अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल केसेस। Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and he read over to the information, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and to writing as aforesaid certain in a book, or to be kept in such form as the state government may prescribe in this behalf. Okay, now the explanation of section 154 is explanation of section 154 clause 1। अब यहाँ पर सेक्शन 154 क्लोज 1 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी कंप्लेंट लेके जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, या नॉर्मली कोई इंफॉर्मेशन लेके जाता है। कंप्लेन मीन्स है अगर वो रिटर्न में लेके जाएगा अपनी कंप्लेन, अगर वो रिटर्न में लेके जाता है, देन द पुलिस ऑफिसर उसकी जो रिटर्न जो कॉपी है या तो उसको रिसीव करके उसको देगा और उसके बाद फिर FIR लॉन्च करेगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वर्बली ओरली अगर अपनी इंफॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को, देन द पुलिस ऑफिसर reduced to in writing and signed by the person। कोई भी व्यक्ति जब कोई ओरली अगर इंफॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर पहले उसको लिखेगा, लिखने के बाद फिर उसको पढ़ के सुनाएगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है, और जब वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो मैंने यही इंफॉर्मेशन दी है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर उसका अगर वो कैपेबल है साइन करने के लिए तो साइन करेगा, नहीं तो अपना अंगूठा लगाएगा, उसके बाद फिर FIR लॉन्च की जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, और ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि FIR लॉन्च करने के बाद, रिटर्न में लेने के बाद, उसके बाद जब FIR लॉन्च करेगा तो उसकी जो अपनी रजिस्टर्ड है, जो अपनी बुक है, डायरी है, उसमें उसको नोट करेगा। नोट करने के बाद फिर पर्टिकुलरली नंबर दिया जाता है। अब सपोज करो मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है और यहाँ पर FIR नंबर चल रहा है मान लो 153,
154, 155 ये कोई FIR ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और यहाँ पर जो व्यक्ति आया उसका नंबर है 155। नाउ द FIR नंबर इज 155/2020। नाउ दिस एंड दिस जो भी ये होता है FIR का नंबर, मीन्स वो रजिस्टर्ड में मेंशन हो चुका है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 154, ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। कोई भी व्यक्ति जब FIR लॉन्च कराने जाता है, लिखवाने जाता है, चाहे उसने ओरली उसको जो पुलिस ऑफिसर है उसको इन्फॉर्मेशन दी है या राइटिंग में दी है, FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 154। सेक्शन 154 का जो क्लोज 1 है उसमें जो FIR की कॉपी है फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति को दी जाएगी। नाउ द क्लोज थर्ड इज any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record of the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information disclose the commission of the cognizable offence, shall either investigate means either investigate himself or the case himself, direct an investigation to be made by the police officer subordinate to him in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence। अब now the question is, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने गया है। अब यहाँ पर ये जो पुलिस ऑफिसर है, मान लीजिए कोई ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर कोई A नाम का कोई पुलिस ऑफिसर है जिसने FIR लिखनी है, वो मना कर देता है, रिफ्यूज टू लॉन्च द FIR, यहाँ पर ये मना कर देता है। देन द जो व्यक्ति है, या तो वो जो उसका सुपीरियर ऑफिसर है, मान लीजिए कोई DSP है, या फिर उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, SP है, या तो डायरेक्ट अपनी कंप्लेन बाय पोस्ट उसको सेंड कर सकता है, या फिर रिटर्न हैंड टू हैंड SP ऑफिस में, DSP ऑफिस में अपनी रिटर्न कंप्लेंट को दे सकता है, या फिर ओरली वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करा सकता है। अब जब एक पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में जब उसकी FIR लॉन्च नहीं की जाती, अगर DSP है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या तो उसकी कंप्लेंट लेने के बाद या तो उसको इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा, या फिर जो सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी है उसको देगा उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडर सेक्शन 157 टू 159, और मे बी उसके बाद अंडर सेक्शन 160 टू 164।